हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम जर्मन का वीडियो लेक्चर का अगला सीरीज स्टार्ट करते हैं। जून 2026 का यह अंक है। पिछले लेक्चर में हमने मई का जो करंट अफेयर्स है उसको देख लिया था। आइए जून में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सीजीपीएससी का प्री हो या फिर मेंस हो या फिर सीजीपीएससी के अन्य जो एग्जाम हो या फिर अभी हाल ही में आयोजित एसआई का एग्जाम आपने देखा होगा या फिर सीजीएसएसबी के द्वारा जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं उसमें जनमन से रिलेटेड ही छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसलिए जनमन पत्रिका का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए जून माह का जो करंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उसको जनमन से पढ़ने का प्रयास करते हैं और हमारे तैयारी को एक नया आधार प्रदान करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का जनमन। ठीक है, संवाद, समाधान और मुस्कान, इसका हेडिंग देखेंगे तो क्या है? संवाद, समाधान और मुस्कान, है ना। मुख्यतः इसमें सुशासन, सरकार की छवि कैसे स्थापित की जाए उसको लेके ही यह जनमन पत्रिका केंद्रित है कि कैसे छत्तीसगढ़ शासन सुशासन के लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नियत नेलानार योजना। नियत नेलानार योजना जैसे आप सभी को पता ही है कि यह बस्तर संभाग में चलाया जाने वाला योजना था। इसका अर्थ क्या है? हम आपका अच्छा गांव। नियत नीलानार का अर्थ क्या है? आपका अच्छा गांव। प्रारंभ में यह बस्तर के 7 जिलों में चलाया जा रहा था। अभी हाल ही में इसको विस्तार प्रदान करते हुए 23 जिलों के में 31 जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसको विस्तारित किया गया है। अर्थात 7 जिले से बढ़ा के अब कितना जिले में नियत नीलानार योजना कर दिया गया है? 23 जिले। तो इसको याद रखेंगे। और कितने जन कल्याणकारी योजनाएं इसके तहत प्रदान की जाएगी? 31 योजनाओं के तहत इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्रारंभिक जो करंट अफेयर्स हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या इसका जो है इंपॉर्टेंस उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी कैबिनेट का जो बैठक आयोजित किया गया था जून माह में, उसके प्रमुख निर्णय क्या क्या रहे, किस प्रकार डेटा से हम विकास करेंगे छत्तीसगढ़ का उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे के अंक में देखेंगे कि कर्मचारियों के लिए क्या आर्थिक सुविधाएं प्रदान की गई है कैबिनेट के माध्यम से, उन्नत खेती कैसे की जा रही है, कैसे तकनीक और नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में जो यूथ ट्राइबल हॉस्टल है दिल्ली में जो बनाया गया है उसके युवाओं ने कुछ उपलब्धि हासिल की उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सुशासन के लिए क्या त्वरित निदान प्रणाली अपनाई जा रही है उसको समझेंगे। फिर ब्लैक बुक के बारे में हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित क्या क्या परियोजनाएं वर्तमान में प्रचलित है और कौन कौन से अभ्यारण्य इसमें आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे सीड बॉल टेक्निक क्या होता है, सीड बॉल टेक्निक। ठीक है, कैसे उसके द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। चिंतन शिविर का आयोजन किया गया उसको भी हम अभी अध्ययन करेंगे। और फिर देखेंगे कि सेवा सेतु से कैसे छत्तीसगढ़ जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो आइए जनमन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है आपका समाधान शिविर जो सुशासन तिहार के तहत आयोजित किया जाता है, उसी के संबंध में कुछ फोटोग्राफ्स है। तो हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सुशासन तिहार जो है वो कब से कब तक चलाया गया इसको याद रखेंगे। 1 मई से 10 जून तक चलाया गया। ठीक है, 1 मई से 10 जून 2026 तक चलाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसको आपको याद रखना है। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? केवल शिकायतों का पंजीयन नहीं करना है बल्कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण इसका समाधान भी सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके तहत क्या किए जाते हैं? शिविर आयोजित किए गए हैं जहां पे राजस्व संबंधी, भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जाति निवास, आय प्रमाण पत्र, मनरेगा भुगतान, पेयजल, विद्युत, सिंचाई इत्यादि से संबंधित जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। मतलब शासकीय जो योजनाएं हैं उसको शिविर के माध्यम से जनता तक पहुंच उपलब्ध कराना, जनता को लाभ देना, यही सुशासन तिहार का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको याद रखेंगे। पूछ सकता है सीजीपीएससी मेंस में 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में। ठीक है, उससे ज्यादा इसमें अंक नहीं बनेंगे। या फिर पूछ सकता है 1 नंबर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे वाले में, कि सुशासन तिहार वर्ष 2026 का कब से कब तक आयोजित किया गया। तो कब से कब तक आयोजित किया गया? 1 मई से लेकर 10 जून तक आयोजन इसका किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब राज्य के हर कोने तक ये सुशासन यात्राएं चलाई गई। इसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी विजिट किए बहुत सारे क्षेत्र का और समाधान शिविर का आयोजन करके लोगों की समस्याओं का
उन्होंने समाधान करने का प्रयास किया, और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार अब अपने आप को एक नया नाम दे रही है, सुशासन सरकार के तहत। ठीक है, आगे हम समझेंगे वीडियो लेक्चर में कि कैसे सुशासन से का जो विचार है वो कैसे आया, और कैसे इन्होंने ये उपलब्धियां प्राप्त की सुशासन के माध्यम से, उसको आगे समझेंगे। ये फिर हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको पूरा पढ़ना आवश्यक नहीं है कि क्या क्या किया गया सुशासन तिहार में। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसको समझते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट बैठक का। कैबिनेट बैठक आयोजित किया गया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ठीक है, यह कैबिनेट बैठक जो है 8 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही का ही करेंट अफेयर्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि देश में पहली बार कारोबार को मिलेगा विश्वास आधारित प्रशासन। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट पारित किया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये ईज ऑफ डूइंग एक्ट, इसमें विधेयक का जो मसौदा है वो रखा गया था, लेकिन हाल ही में ये क्या हो गया है, पारित हो गया है। ठीक है, तो ईओडीबी एक्ट याद रखेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए सुशासन से, उसको वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहला क्या है, पहला है निवेश और उद्योग के लिए नई संभावनाएं कैसे तराशी जाए और छत्तीसगढ़ का कैसा औद्योगिक विकास हो, उस क्षेत्र में इन्होंने कुछ निर्णय लिया है। ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए और आय का कैसे वृद्धि किया जाए प्रति व्यक्ति आय में, उससे संबंधित इन्होंने कुछ निर्णय लिया है। तीसरा देखें तो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है। फिर चौथे में हम देखें तो आवास और बुनियादी क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाए, वो है। पांचवा निर्णय है शिक्षा क्षेत्र से कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे अच्छा से अच्छा प्रयास किया जाए। किसानों के हित जो है वो छठवां है। तो कुल प्रमुख 6 निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें। निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए देखें तो निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है, इसको याद रखेंगे। निवेश से संबंधित जीएसटी और कर व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है, इसलिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 को के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे जीएसटी का जो कानून है अधिक से अधिक सरल होगा, अधिक मात्रा में जीएसटी का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने कुछ निर्णय लिया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उच्च शिक्षा के लिए निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, इसके मसौदे को मंजूरी दिया गया है। क्या है इसके तहत, इसके तहत यह है कि निजी विश्वविद्यालय को भी आधारभूत अधोसंरचना प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत पुस्तकालय, शैक्षणिक सुविधाएं और यूजीसी के द्वारा अन्य जो नियामक और अन्य संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि उच्च शिक्षा में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, विधेयक जो है, उसके प्रारूप को इन्होंने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय है कि बस्तर फाइटर्स को मजबूत करना है। बस्तर फाइटर्स को मजबूत बनाने की पहल की गई है। राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे कि नक्सलवाद का उन्मूलन करना है तो ये अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण और कारोबार के बीच संतुलन के लिए कैबिनेट ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को भी राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, नया रायपुर में विकास परियोजनाओं को अब गति मिलेगी। कैसे गति मिलेगी, इसके लिए नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंड पर ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए ओटीएस स्कीम लाया गया है। ओटीएस का फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, नया रायपुर में विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए क्या स्कीम लाया गया है, ओटीएस, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखें तो किराएदारी व्यवस्था होगी और व्यवस्थित। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का यहाँ पे मंजूरी दिया गया है। खाली मकानों को किराए पर देने को प्रोत्साहन मिलेगा और मकान मालिक और किराएदार के बीच जो विवाद है उसका त्वरित निराकरण हो सकेगा। बिजली आपूर्ति और सांस्कृतिक अधोसंरचना का बात करें तो विद्युत आपूर्ति की संरचना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, इसमें डायरेक्ट डेबिट मेंडेंट को लागू किया गया। इससे क्या है कि जो बिजली कंपनियां उनके पास डायरेक्ट समयबद्ध भुगतान हो जाएगा
है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। डीडीएम, डायरेक्ट डेबिट मेंडेंट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं राजनांदगांव में 2000 सीटर का एक अत्यधिक आधुनिक ऑडिटोरियम बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, कितने सीटर का? 2000 सीटर का ऑडिटोरियम कहाँ बनेगा? राजनांदगांव में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कहाँ बनेगा? राजनांदगांव में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑडिटोरियम बनने वाला है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय रहे। अब आइए आगे जनगण के अंक में क्या दिया गया उसको समझते हैं कि ग्रामीण विकास हरित अर्थव्यवस्था पर भी केंद्र मंत्री परिषद ने जो है वो अपना निर्णय कुछ दिया है। कैसे ग्रामीण विकास को ये आपको बल देने वाले हैं, आइए उसको समझते हैं। इसके इसमें प्रमुख क्या रहेगा कि एमजी नरेगा जो था, एमजी नरेगा, उसका नाम क्या कर दिया गया अब? वीपी जी राम जी, वीबी जी राम जी, है ना। तो उसके तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का जो प्रावधान किया गया है उसको ही छत्तीसगढ़ सरकार जो है अच्छे से लागू करेगी। और विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण के अंतर्गत वीबी जी राम जी योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या दी है? मंजूरी दी है। ठीक है, इसके तहत क्या है? 125 दिवस तक अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। ठीक है, तो वीबी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 125 दिवस तक का इसमें रोजगार प्रदाय किया जाएगा, वो भी कैसा रोजगार? अकुशल श्रम आधारित रोजगार। ठीक है, इसके अलावा 2026-27 के बजट में हम देखें तो 2026-27 के बजट में 4000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान भी किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम है। बात करते हैं यहाँ पे CBG इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति को लागू करने का मंजूरी दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG क्या है करके क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे। इसके तहत क्या है? जो ठोस अपशिष्ट है या कृषि अपशिष्ट है, नगरीय अपशिष्ट है या पशुधन आधारित अपशिष्ट है, उसका वैज्ञानिक उपयोग कर स्वच्छ ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हरित ऊर्जा की दिशा में भी एक बड़ा कदम निर्णय उठाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अंजोर विजन में भी देखेंगे कि अंजोर विजन में 2047 तक छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन आपको CBG उत्पादित करने की क्षमता है, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया था। ठीक है, 5 लाख टन अगर हम बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करना है तो कुछ न कुछ नीति लाना आवश्यक था, तो उसी के तहत CBG नीति लाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो CBG आप लोग समझ गए, ये भी केंद्रीय कैबिनेट का ही है। अटल आजीविका समृद्धि हाट, ये क्या है? गांवों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। ठीक है, गांव में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल सेवाएं, कृषि आधारित गतिविधियों को एक ही मंच पे जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। क्या है इसका कार्यक्रम का नाम? अटल आजीविका समृद्धि हाट। ठीक है, हाट से आप समझ ही रहे हैं, हाट मतलब बाजार होता है। तो सबको क्या, बाजार क्या होता है? सभी प्रकार की सेवाओं को एक मंच पे लाता है। उसी प्रकार इसमें भी सभी प्रकार के जो क्षेत्र में उत्पादन हो रहे हैं या जिसमें सेवाएं प्रदान की जा रही है उसको एक लेवल पे, एक स्तर पे लाए जाने का योजना है। ठीक है, ये प्रमुख कुछ प्रावधान रहे हैं, कुछ कार्यक्रम रहे हैं। अब डेटा से डिजिटल छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा? डेटा से विकास तक का विजन है, तो ये कैसे होगा? अब जैसे हम सभी जान रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के तहत SDG के लक्ष्य जो है वो 2030 तक निर्धारित किए गए हैं। टोटल कितने लक्ष्य हैं? टोटल 17 लक्ष्य हैं। तो छत्तीसगढ़ भी क्या है, SDG के तहत जो लक्ष्य है उसमें 17 जो लक्ष्य है उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ नीति लेके आया है। ठीक है, उसी को समझते हैं कि SDG 2.0 क्या है। SDG 2.0 और बस्तर अंजोर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 8 जुलाई 2026 को भी कैबिनेट का बैठक हुआ, तो इसमें SDG 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया गया। ठीक है, इसके तहत SDG राज्य एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क 2.0 तथा मेटा डेटा
हैंडबुक का भी लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही साथ बस्तर अंजोर का शुभारंभ भी हुआ है। ठीक है, अब डेटा से कैसे विकास होगा, क्योंकि डेटा हमारे पास आएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन सा क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है। तो सुशासन का नया आधार बनेगा डेटा आधारित निर्णय। ठीक है, तो कैसा डेटा आधारित निर्णय होगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या था, पहले एसडीजी में टोटल, एसडीजी का बात करें तो एसडीजी में संकेतक था पहले 243। अब इस 243 संकेतक को बढ़ाकर 343 कर दिया गया है 2.0 में। ये 2.0 का है। ठीक है, वही हम बात करें जिला स्तर पे जो संकेतक हैं, तो जिला स्तर पे संकेतक कितने थे, 82 थे, उसको बढ़ाकर 99 कर दिया गया है। ठीक है, वही लिखा गया है 275 से बढ़ाकर 343 और जिला स्तर पे 82 से बढ़ाकर 99 कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो संकेतक बढ़ेंगे तो उससे हमको सही डेटा मिल पाएगा कि कौन सा लक्ष्य में हम किस स्तर पे हैं। ठीक है, तो इस डेटा आधारित विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं बस्तर अंजोर क्या है। बस्तर अंजोर जिसे राज्य नीति आयोग ने बस्तर संभाग के समावेशी और परिणाम आधारित विकास के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला बात यह है कि बस्तर अंजोर को तैयार किसने किया है, तो किसने किया है, नीति आयोग ने। कौन सा नीति आयोग, राज्य नीति आयोग ने बस्तर के विकास के लिए इसको तैयार किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो कौन है उपाध्यक्ष, गणेश शंकर मिश्रा जी इसके उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन है राज्य नीति आयोग का, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका उद्देश्य देखा जाए तो बस्तर को देश का सबसे विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाना है बस्तर अंजोर के तहत। ठीक है, नियमित मॉनिटरिंग पर आधारित है ये, बेहतर समन्वय, प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पोषण और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में ये ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त किया जाएगा इससे। ठीक है, बस्तर अंजोर के माध्यम से। 3.4 मॉडल क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर 3 प्रमुख पहल, जैसे नियत नीलानार 2.0 है ना, बस्तर मुन्ने, स्वस्थ बस्तर को 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास फ्रेमवर्क एसडीजी 2030, विकसित छत्तीसगढ़ 2047, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम से जोड़ा गया है। मतलब 3+4 मॉडल क्या है, आप समझ गए। 3 प्रमुख योजनाएं क्या क्या, पहला नियत नीलानार, दूसरा बस्तर मुन्ने और तीसरा स्वस्थ बस्तर को, इसको 4 महत्वपूर्ण जो फ्रेमवर्क है उससे जोड़ा गया। क्या क्या, एसडीजी 2030, विकसित छत्तीसगढ़ 2047, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है। यही क्या है, 3+4 मॉडल है नीति आयोग का, राज्य नीति आयोग का। अंत्योदय से सर्वोदय कैसे होगा, हम अंतिम जो व्यक्ति है ना, अंतिम जो व्यक्ति है समाज में, उसका विकास करेंगे तो विकास जो है यहाँ से विकास होते होते यहाँ तक जाएगा। तो इस प्रकार अंतिम व्यक्ति के विकास से सबका विकास हो जाएगा। यही है, यही क्या है, अंत्योदय से सर्वोदय का मॉडल है। ठीक है, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम होगा, जैसे कि एसडीजी 2.0 में जो लक्ष्य अपने को प्राप्त करना है 343 संकेतक के माध्यम से, और बस्तर अंजोर के तहत जो विकास कार्य करना है, ये सभी हम करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है 2047 के संकल्प को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में प्राप्त करने के लिए सफल हो सकेगा। तो बस्तर अंजोर पूछ सकता है कि क्या है, तो बस्तर अंजोर क्या है, राज्य नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 3+4 मॉडल को अपनाया जाता है। ठीक है, 3+4 मॉडल क्या है आप समझ चुके हैं। इसके अलावा इसका प्रमुख थीम क्या है, अंत्योदय से सर्वोदय तक का ये विकास मॉडल है। ठीक है, और कुल मिला के जो एसडीजी 2.0 में उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, 343 लक्ष्य नए कर दिए गए हैं और 99 जिला स्तरीय जो 343 संकेतक कर दिए गए हैं और 99 जिला स्तरीय संकेतक कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार डेटा से क्या होगा, विकास होगा। अब छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, ताकि उन लोग जो वित्तीय समस्याओं से जूझते रहते हैं उससे उनको फायदा मिल सके, उनसे उनको लाभ मिल सके छत्तीसगढ़ की योजनाओं से। तो इसमें क्या है, कर्मचारियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना जो है वो प्रारंभ किया गया है। हम देखते हैं कि कर्मचारी जो है अपने आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए पैसा उपलब्ध नहीं कर पाते, इसलिए वे साहूकार से लोन लेने के लिए विवश हो जाते हैं, या फिर
ऊंचे ब्याज दर पर लोन लेने के लिए विवश हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके इस आवश्यकता को समझा और कर्मचारियों के लिए एक वेतन आधारित ऋण व्यवस्था प्रारंभ किया है कि आपका जितना वेतन रहेगा, आपका जितना क्रेडिट रहेगा, उसके आधार पे आपको वेतन जो है, वेतन से ऋण सुविधा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इस सुविधा को लेने के लिए आप इम्प्लॉई कॉर्नर पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। इम्प्लॉई कॉर्नर कहाँ खुलेगा? ई कोष से खुलेगा, तो वहां से जाके आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स में ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त की है और बाकी कुछ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं कि खेती में कैसे जो है वो तस्वीर बदल रही है। ठीक है। तो खेती में देखा जाए तो उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। पारंपरिक विधि में हम क्या करते हैं? रोपा लगाते हैं बीज को बोने के लिए, है ना। तो लगाने में हमको बहुत ज्यादा मात्रा में श्रम बल की भी आवश्यकता होती है, साथ ही साथ हमें पैसा भी अधिक मात्रा में खर्च होता है। तो एक नई तकनीक है ना। उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस प्रकार से श्रम बल को भी बचाया जाए और जो बीज का जो मात्रा है उसको भी बचाया जाए। ठीक है। तो बालोद जिले के एक सोदपुर के किसान है भूपेश कुमार साहू। इन्होंने इस पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति में क्या किया जाता है? सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से धान की बुआई की जाती है। अब पारंपरिक पद्धति में देखें तो प्रति हेक्टेयर 75 से 80 किलो बीज की आवश्यकता होती है। किसमें? पारंपरिक खेती में। वहीं अगर हम सीड ड्रिल मशीन से देखें तो 30 से 35 किलो बीज ही इसमें लगता है प्रति हेक्टेयर, मतलब लगभग आधा हो जाता है। तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार के कुछ मशीनों का उपयोग करके कृषि करना आवश्यक है। ये क्या है? सीड ड्रिल मशीन, है ना। सीड मतलब क्या होता है? सीड मतलब होता है बीज। बीज को कैसे भूमि में ड्रिल करेंगे वो देख सकते हैं। ठीक है। तो इससे लगभग बीज का जो आवश्यकता है वो घटकर आधा रह जा रहा है। तो इस प्रकार खेती को उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में नैनो उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नैनो डीएपी, नैनो यूरिया इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है। इससे जो आवश्यक जो कृषि में जो आवश्यकताएं हैं कि कैसे आपको कीट नियंत्रण करना है, रोग नियंत्रण करना है, वो इससे संभव हो पा रहे हैं नैनो उर्वरक के माध्यम से। ठीक है। किसानों को आर्थिक मदद तो मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए जो प्राप्त होता है, आप सभी जान रहे हैं। उसका 23वां किस्त अभी जारी किया गया है। 24 लाख से अधिक किसान परिवार को इसका लाभ मिला। इसके अलावा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बस्तर में दूध क्रांति लाने का तैयारी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय जो नीति आयोग है ना, उसमें इस बात पे चर्चा किया गया है। 11 जून 2026 को केंद्रीय जो नीति आयोग है उसका उसकी बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में। ठीक है। तो केंद्रीय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। तो हमारे राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमान विष्णुदेव साय। और उपाध्यक्ष कौन है? श्री गणेश शंकर जी। ठीक है, याद रखेंगे। तो 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने, दूध क्रांति लाने और बस्तर में आदिवासी परिवारों का कैसे से अधिक आय बढ़ाएं, 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं का विस्तार करने के लिए, पर्यटन को बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने और एआई और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने का व्यापक रोड मैप तैयार किया है और उसको प्रस्तुत किया है। किन्होंने? श्रीमान विष्णुदेव साय जी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, बस्तर में आदिवासी लोगों के विकास के लिए। तो इसी के तहत दुग्ध क्रांति लाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं त्वरित निदान। त्वरित निदान प्रणाली क्या है? सीएम हेल्पलाइन नंबर। सीएम हेल्पलाइन नंबर पूछ सकता है कि क्या सीएम हेल्पलाइन नंबर, तो 1076 क्या है? सीएम हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप डायल करके सीएम से जो भी शिकायत है वो कर सकते हैं या जो भी सेवा है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यह देखना है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर कब जारी किया गया। 10 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 की शुरुआत की गई है। ठीक है, 24x सेवाएं इसमें आपको मिलेगी। 42 विभाग से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा। शासन को पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। आगे हम ये समझेंगे कि सुशासन तिहार जो है वो कहाँ से आया। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है वो कहाँ से पैदा हुआ। उसके बाद सेवा सेतु योजना,
ये तीनों जो है नवाचार है सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए, इसको याद रखेंगे। लेकिन ये आया कहाँ से उसको समझने का प्रयास आगे हम करेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर कब जारी किया गया? 10 जून 2026 को। क्या है हेल्पलाइन? 1076, ठीक है। इसको याद रखना एकदम आसान है। 10 जून 2026, 10 को उठा लो, 10 है ना, तो ये 10 10 यहाँ पे कॉमन है 1076 में, और इसमें भी कॉमन है, तो 1076 याद रखेंगे तो 10 जून 2026 आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार जो है विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम लाके सुशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। वही फिर से दिया गया है, 10 जून को लॉन्च किया गया, 42 विभाग हैं, 8000 अधिकारियों की संख्या है इसमें, शिकायत श्रेणियां 1195 हैं, 24x7 इसमें संचालन किया जा रहा है, और टोल फ्री नंबर जो है 1076 है। इसके अलावा व्हाट्सएप मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इसमें शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर। अब देखें अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर लाखों जो कॉल्स है वो आते हैं। मध्य प्रदेश भी सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 181। यहाँ पे देखें तो आपका दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे भी सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ठीक है। अब देखते हैं वन्य जीव संरक्षण कैसे किया जा रहा है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लैक बक क्या होते हैं, कौन से अभ्यारण्य में इनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये ब्लैक बक है ना, इनकी संख्या बहुत कम थी, इनको संरक्षण प्रदान करके इनके संख्या में छत्तीसगढ़ में वृद्धि की जा रही है। हाल में इसकी संख्या 200 हो गई है, ठीक है। तो काले हिरण के संरक्षण को लेके पीएम मोदी ने भी छत्तीसगढ़ को सराहा है। कैसे काले हिरण का संरक्षण किया जा रहा है आइए समझने का प्रयास करते हैं। 1970 के दशक में देखा जाए तो इन लोग विलुप्त के कगार पे आ गए थे, काला हिरण जो है, ठीक है। फिर वो हाल ही में इनको संरक्षण प्रदान किया गया, जिससे इनकी संख्या जो है अभी छत्तीसगढ़ में 200 के आसपास है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात की 133वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के इन प्रयासों की प्रशंसा की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार देखते हैं कि कौन से अभ्यारण्य में इनके संरक्षण का प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसके पुनर्स्थापन के लिए 2018 से परियोजना चालू किया गया है, ठीक है। इस परियोजना को देखा जाए तो बार नवापारा अभ्यारण्य, बार नवापारा अभ्यारण्य यहाँ प्रारंभ किया गया, ठीक है। कहाँ प्रारंभ किया गया है? बार नवापारा अभ्यारण्य में ब्लैक बक के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे देखें तो बार अभ्यारण्य में देखा जाए तो 77 जो ब्लैक बक हैं उसको लाया गया। कहाँ कहाँ से लाया गया? इसमें से 50 और 27, ठीक है। तो 50 जो ब्लैक बक है वो लाए गए हैं दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से, ठीक है। दिल्ली से लाया गया 50, और 27 जो वो बिलासपुर के कानन पेंडारी से लाया गया, ठीक है। बिलासपुर से कितना लाया गया? 27। तो इस प्रकार 77 जो ब्लैक बक है उसको 2018 में कहा लाया गया, बार नवापारा अभ्यारण्य में छोड़ा गया। प्रारंभिक चरण में देखा जाए तो 4 हेक्टेयर क्षेत्र में इनको रख के विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। फिर 2022-23 में धीरे धीरे इनको घास भूमि में छोड़ा गया, और वर्तमान में इनकी संख्या 200 से भी अधिक हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ चरण है ब्लैक बक के संरक्षण के लिए, ठीक है। टोटल 4 चरण में समुदाय, अब चौथा चरण जो है समुदाय की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। गांव के जो लोग हैं इनका शिकार मत करें और इनके संरक्षण के लिए प्रयास करें, इसलिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है ब्लैक बक का कार्यक्रम चलाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, जनमन में दिया हुआ है। कहाँ? बार नवापारा अभ्यारण्य में। इसके अलावा देखें तो काला हिरण होता क्या है। बात करें काला हिरण का तो एक संकटग्रस्त मृग है, ठीक है। IUCN के डेटा बुक को आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उसके तहत संकटग्रस्त जो प्राणी है उनको सूचीबद्ध किया गया है। तो ब्लैक बक जो है उस श्रेणी में आता है, ठीक है। ये नर काले हिरण का बात करें तो इनका रंग गहरा भूरा से काला होता है, और मादा काले हिरण का बात करें तो हल्के भूरे रंग की ये होती है, ठीक है। अब इसमें और अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना कि संकटग्रस्त प्रजाति का है ये, ठीक है। अब देश भर में काले हिरणों की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ के बार नवापारा में
संरक्षण किया जा रहा है। राजस्थान को याद रखना, राजस्थान को स्पेशल रूप से, सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, राजस्थान में इनकी, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन्होंने इसको राज्य पशु घोषित किया है, किसको, ब्लैक बक को, ठीक है। इसके अलावा देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है ब्लैक बक जो कार्यक्रम है उसको और विस्तारित करने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत सारंगढ़ का जो गोमर्दा अभ्यारण्य है, ठीक है, गोमर्दा अभ्यारण्य में इसको स्थापित करने का इन लोग का प्लानिंग है। इसके अलावा अचानक मार अभ्यारण्य में भी इसको स्थापित करने का प्लानिंग है। तो 3 अभ्यारण्य में इसके संरक्षण का जो कार्यक्रम है वो चलाया जाना है, ठीक है, एक में तो चल ही रहा है, इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया ब्लैक बक। अब आइए आगे देखते हैं कि चिंतन शिविर में क्या हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पूछा था कि सुशासन तिहार और आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, सुशासन तिहार, ठीक है। इसके अलावा का सेवा सेतु, ये सब कहाँ से आया है, तो ये सब चिंतन शिविर से ही आया है, ठीक है। कहाँ से आया है, चिंतन शिविर से ही है। चिंतन शिविर क्या है, आईआईएम जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रति वर्ष चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे जो प्रबंध के जो शोधार्थी हैं उन लोग राज्य सरकार को कुछ कुछ सुझाव देते हैं कि कैसे प्रशासन में और पारदर्शिता, नैतिकता, उत्तरदायित्व लाया जाए। उसी के तहत चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें सीएम से लेके अन्य जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं चिंतन शिविर में, ठीक है। तो चिंतन शिविर 3.0 में जो है उस चिंतन शिविर 3.0 का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने इस शिविर में भाग लिया, ठीक है। आईआईएम में यह 2 दिनों तक चला, ठीक है। तो चिंतन शिविर में ही सुझाव दिए गए थे कि सेवा सेतु और आपका जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वो सब आए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखना, ये देखो क्या लिखे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु जैसे नवाचार इसी चिंतन प्रक्रिया का परिणाम है। और सुशासन तिहार हो गया, ई ऑफिस प्रणाली हो गया, ये सब किसके परिणाम है, इसी चिंतन शिविर का ही परिणाम है। वहां पे जाके इनको शिविर में कुछ सुझाव प्रदान किए गए, जिसके तहत ये आया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, चिंतन शिविर क्या है। अब ट्राइबल यूथ हॉस्टल जो है कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल है। वहाँ पे जो युवा लोग हैं उनको यूपीएससी का तैयारी करने के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो वहीं के जो 13 युवा है उन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता प्राप्त की है। ये कुछ युवा हैं जो मुख्यमंत्री से मिलते हुए, तो उसी को बताया गया। ट्राइबल यूथ हॉस्टल के बारे में देखें हैं तो प्रारंभ में इसका जो सीट था वो लिमिटेड था, ठीक है। प्रारंभ में इसका सीट कितना था, 50 था, मात्र 50 था, उसको बढ़ा के 200 कर दिया गया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे और देखते हैं कुछ। हाँ, एक दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल प्रसार कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। कौन विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जसपुर वन मंडल का नाम याद रखेंगे। किसने बनाया है, जसपुर वन मंडल है। सीड बॉल टेक्निक क्या है उसको समझते हैं। क्या है सीड बॉल टेक्निक, सीड बॉल तकनीक प्रकृति पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या है, जो बंजर भूमि है, कैसी भूमि, बंजर भूमि हो गया, या फिर जो दुर्गम भूमि, पहाड़ चट्टान वाला जो भूमि है, उस भूमि पे बीज पे कुछ प्राकृतिक ऐसे लेप लगाकर बीजों को ऐसे छोड़ दिया जाता था। छोड़ दिए जाने के बाद फिर उस भूमि पे वृक्ष उत्पन्न हुए, पौधे बने, फिर वृक्ष उत्पन्न हुए, तो वही है सीड बॉल टेक्निक। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, देखना। बंजर या दुर्गम भूमि पर फैलाया गया किसको, जैविक पदार्थ के मिश्रण से बने गोलों में सुरक्षित रखे गए बीजों को, ठीक है। किसके मिश्रण से, जैविक पदार्थ के मिश्रण से बने गोल, जो गोलों में रखे बीजों को, उनको छिड़काव किया गया, जिससे ये क्षेत्र जो है फिर हरे भरे हो गए। यही है सीड बॉल टेक्निक। किसने किया है, जसपुर वन मंडल, ठीक है। एक दिन में 2 लाख सीड बॉल टेक्निक का उपयोग करके सीड का रोपण किया गया है, ठीक है। तो ये सीड बॉल टेक्निक है। अब आइए सेवा सेतु के बारे में समझते हैं। सेवा सेतु जैसे कि चिंतन शिविर का ही उपज है,
ठीक है, तो सेवा सेतु समझते हैं यहाँ पे। सेवा सेतु आया कहाँ से है और सेवा सेतु जो है किसका नया रूप है। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं जो ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ली जा रही थी। ई डिस्ट्रिक्ट जो है, ई डिस्ट्रिक्ट एक सर्विस है राज्य शासन की जिसके तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, है ना, विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि प्रकार की 31 से भी विभाग के 31 से भी अधिक विभाग की सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जा रही थी। अभी इसी ई डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ा के किसका नाम दे दिया गया है, सेवा सेतु का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो सेवा सेतु एक मोबाइल ऐप है या फिर वेबसाइट पे भी जाके आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये यूजर फ्रेंडली ज्यादा है, यूजर फ्रेंडली है, तो आप आसानी से इसमें जाके आप ई डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो स्टेटस है कि कौन सी स्टेटस में है अभी, क्या किस स्तर पे पेंडिंग है वो देख सकते हैं। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत भी एक समय सीमा रहती है कि आवेदन का निराकरण निश्चित समय में करना है, तो वो भी इसके तहत अच्छे से क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ये सेवा सेतु कार्यक्रम है। ठीक है, अब इस सेवा सेतु कार्यक्रम में क्या क्या प्रमुख किया गया आइए उसको समझते हैं। 86 सेवाओं से बढ़कर 441 सेवाओं तक का सफर। कैसे, पहले ई डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थी, अब उसको कितना कर दिया गया है, 441। 54 नई सेवाएं तथा 329 रीडायरेक्ट सेवाएं शामिल की गई है। 30 से भी अधिक विभाग इसमें इस प्लेटफॉर्म में जुड़े गए हैं। इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, भू अभिलेख, नाम परिवर्तन इत्यादि प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, डिजिटल सुशासन को एक नई पहचान मिलेगी। डिजिटल भारत बनाने का लक्ष्य है, डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य है, तो उसको प्राप्त करने में हमें आसानी होगी। 22 भाषाओं में उपलब्ध है ये सेवाएं। भारत सरकार की जो भाषणी ऐप है, भाषणी क्या है, एआई ऐप है। भाषणी के माध्यम से क्या होता है कि यदि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको इंग्लिश में आउटपुट चाहिए, लेकिन वो सेवा जो है हिंदी में उपलब्ध है, तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट होके वो आपको इंग्लिश में ही आउटपुट मिलेगा। मतलब ये एक एआई टूल है जो भाषा का सेवा प्रदाता के अनुसार, ये सॉरी सेवा ग्राहकता के अनुसार अनुवाद करके प्रदान करता है। तो भाषिणी से इसको जोड़ा गया है, इसको याद रखेंगे सेवा सेतु को। ठीक ठीक है, देश में राज्य में देखें तो 800 से अधिक लोक सेवा केंद्र, 1000 से अधिक चॉइस सेंटर तथा 15,000 से अधिक कॉमन सिविल सर्विस सेंटर का स्थापना किया गया है। ठीक है, ताकि सेवाओं का आसानी से पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो यह सेवा सेतु याद रखेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है हमारे छत्तीसगढ़ की पूर्वोधा माननीय तीजन बाई जी का। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तीजन बाई जी का 8 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ था, निधन 5 जुलाई 2026 को हुआ है। तो राज्य सरकार ने निधन पे गहरा शोक व्यक्त किया और इनके जो संरक्षण के लिए, पंडवानी के संरक्षण के लिए कुछ पुरस्कार स्थापित किए हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो तीजन बाई का जन्म 8 अगस्त 1956 को हुआ था। कहाँ हुआ था, दुर्ग जिले के गनियारी ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका कुछ जीवन परिचय देख लेते हैं। इनके पिता जो थे चुनुक लाल पारधी और माता कौन थी, सुखवती जी थी। ठीक है, इनसे संबंधित एक कथा है कि जब ये छोटी थी, मात्र 4-5 दिन 6 दिन की थी, 6 दिन की थी, इनके जन्म के 6 दिन बाद एक कुत्ता जो है इनको उठा के ले गया। ठीक है, कुत्ता उठा के ले गया, उसके बाद फिर इनके माता पिता ने इनको बहुत ढूंढा, तब कहीं जाके ये मिली। तो प्रकृति ने उसी समय से ही तय कर दिया था कि ये जो है बालिका वो आगे जाके एक बहुत बड़ी कलाकार बनेगी। तो ये स्टोरी इनसे संबंधित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रारंभ में क्या हुआ कि इन्होंने जो अपने नाना है, नाना के छोटे भाई ब्रिजलाल पारधी से पुरानी गाते सुनते उन्हें सुना और पूरे महाभारत को कंठस्थ कर लिया, जिससे आगे चल के इनको पंडवानी गायन की प्रेरणा वहीं से मिली। ठीक है, अब क्या किया जाता था कि उस समय 2 प्रकार की शैलियां प्रसिद्ध थी, एक तो कपालिक शैली और दूसरा वेदमती शैली। वेदमती शैली में पंडवानी का गायन जो है वो बैठकर किया जाता था, बैठकर किया जाता था, और कपालिक शैली में खड़े होकर अभिनय करते हुए किया जाता है, खड़े होकर अभिनय करते हुए किया जाता है। तो वेदमती शैली में महिलाएं जो है, महिलाएं
वो प्रस्तुत करती थी। कपालिक शैली में महिलाओं के लिए ये वर्जित था, महिला इसको नहीं कर सकती थी। लेकिन तीजन बाई ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कपालिक शैली में पड़वानी को प्रस्तुत किया और इस जो भ्रम है उसको तोड़ दिया कि महिलाएं इसमें अच्छा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार तीजन बाई का जो पनवानी का जो है वो कैरियर है वो आगे बढ़ा। फिर उन्होंने इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा। 13 वर्ष की आयु से ही उन्होंने पनवानी का गायन प्रारंभ कर दिया। चंद खुरी में मात्र 10 रुपए पारिश्रमिक पर उन्होंने पनवानी का गायन किया। इसके बाद फिर तीजन बाई को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर भिलाई इस्पात संयंत्र में उन्हें रोजगार मिला। फिर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी के समक्ष उन्हें प्रस्तुति देने का अवसर मिला। फिर वो नहीं रुकी। इसके बाद फिर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि विभिन्न प्रकार के देशों में उन्हें प्रस्तुति करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के आधार पे छत्तीसगढ़ की जो माटी की महक है पूरी दुनिया तक पहुंची, है ना। फिर इन्हें उस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सम्मान है वो प्रदान किए गए। जैसे हम देखें प्रमुख मेजर सम्मान तो 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण और जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। वही संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और विभिन्न विश्वविद्यालयों की मानद दिलित उपाधि भी डॉक्टर तीजन बाई को प्रदान किया गया। ठीक है, तो उनके स्मृति में भी राज्य सरकार ने कुछ निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि उनका जो गृह ग्राम है गनियारी, ठीक है, गृह ग्राम गनियारी का जो शासकीय हाई स्कूल है उसका नाम होगा अब डॉक्टर तीजन बाई शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय। इसके अलावा उनका जो तंबूरा है उसको रायपुर के गुरु घासीदास संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा पंडवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों के लिए डॉक्टर तीजन बाई राज्य अलंकरण पुरस्कार की स्थापना की गई है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और गनियारी को कलाग्राम के रूप में विकसित करने का इन्होंने निर्णय लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य सरकार ने तीजन बाई के सम्मान में ये कुछ निर्णय लिया है, इसको हमको याद रखना है। एक तो गृह ग्राम गनियारी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम डॉक्टर तीजन बाई के नाम पे होगा। दूसरा क्या है, गुरु घासीदास संग्रहालय में तंबूरा का संरक्षण किया जाएगा। तीसरा, पंडवानी के लिए एक नया पुरस्कार डॉक्टर तीजन बाई राज्य अलंकरण पुरस्कार, इसको आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, फिर नए भारत के शिल्पकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखते हैं दीदी के गोट। दीदी का गोट कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ये जो है हमारी श्रीमती लक्ष्मी बाई राजवाड़े, है ना, हमारी मंत्री है महिला एवं बाल विकास विभाग की, महिला बाल विकास विभाग की मंत्री, इनके द्वारा चालू किया गया था दीदी के गोट कार्यक्रम। इस गोट कार्यक्रम के तहत जो दीदियां हैं, जो लखपति दीदियां हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, वो माह में एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें वे अपनी सफलता का कहानी सुनाते हैं। रेडियो के माध्यम से उसका प्रसारण किया जाता है। ठीक है, 10 लाख से भी अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है, क्योंकि 8 लाख लखपति दीदी का जो लक्ष्य है, 8 लाख का, उसको हमने प्राप्त कर लिया, छत्तीसगढ़ ने उसको प्राप्त कर लिया। अब नया लक्ष्य क्या है, 10 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, ठीक है, तो एक साल में 12 एपिसोड के जरिए हजारों महिलाओं का सफलता का प्रेरक कहानियां पहुंचाया गया। ठीक है, और ये एक साल अभी पूरा हो गया है दीदी के गोट कार्यक्रम को। प्रत्येक दूसरे गुरुवार को, हर माह प्रत्येक दूसरे गुरुवार को दीदी के गोट कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। तो इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ जनमन का जो जून का जो अंक है वो समाप्त हुआ। सेवा सेतु के बारे में है कुछ, आप सेवा सेतु के बारे में मैंने बता दिया। 520 से भी शासकीय सेवाएं बता रहे हैं, वहां पे 441 सेवाएं बताए थे। ठीक है, तो याद रखना कि 400 से भी अधिक सेवाएं इसमें प्रदाय की जा रही है, ऐसा करके याद रखना। ठीक है, 95% आवेदनों का क्या कर दिया गया, निराकरण किया गया है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह, राशन कार्ड, पेंशन योजना, नाम परिवर्तन, व्यापार लाइसेंस इत्यादि प्रकार की सेवाएं इसमें प्राप्त हो रही है। 35 से भी अधिक विभाग एक मंच पे हैं। 43 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा जनमन का जून का अंक। ठीक है, तो आप सभी, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर को देखते रहिएगा। वीडियो लेक्चर
अगर पसंद आया तो आप सभी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।